गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम इसके पहले वाले वीडियो में क्या पढ़े थे, अध्याय 9 का ही धातु एवं धातु कर्म के और भी पहले जितने भी टॉपिक हैं वो हो चुके थे। तो हम कहाँ पर आए थे, अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण में देखिए कि किसे कहते हैं। इसके पहले हमने धातु कर्म के बारे में पढ़ा था। तो अयस्क का सांद्रण, तो इसमें क्या होगा, जो खदानों से प्राप्त अयस्क होते हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी, रेत और क्या होते हैं, पत्थर एवं बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, जिसे हम अधात्री या गैंग कहते हैं। कभी कभी एक नंबर में पूछा भी जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको कि खदानों से जो प्राप्त अयस्क होते हैं उनमें बहुत सारी अशुद्धियां यानी मिट्टी, रेत के कण, पत्थर एवं अन्य बहुत सारी अशुद्धियां होती है, जिसे हम अधात्री या गैंग कहते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए क्या होता है, इन अशुद्धियों को हम जब अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं तो इस प्राप्त करने के लिए इन अशुद्धियों को क्या करते हैं, दूर करने की आवश्यकता होती है, यानी दूर किया जाता है। अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम इन अशुद्धियों को दूर करने की आवश्यकता होती है, जिसे ही हम अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क के सांद्रण की सामान्य कुछ विधियां हैं, जिसमें से पहला है गुरुत्व पृथक्करण की विधि, दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरा है झाग उत्प्लावन विधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गुरुत्व पृथक्करण विधि। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, अयस्क को बारीक पीस लेते हैं। क्या करते हैं हम इस विधि में, अयस्क को बारीक पीस कर क्या करते हैं, पानी की धारा में प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर मैं चित्र के माध्यम से समझाऊंगी। तो हम अयस्क को सबसे पहले हम क्या करेंगे, बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद इसको हम पानी की धारा में प्रवाहित करेंगे और इसको हिलाएंगे। तो अयस्क के जो भारी कण होते हैं यानी अधिक घनत्व वाले जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, तली में बैठते जाते हैं। मतलब हम बारीक अयस्क को पीस कर क्या करते हैं, पानी की धारा में प्रवाहित करते हैं और इसको हिलाते हैं। तो जो भारी कण होते हैं अयस्क के वो नीचे तली में बैठते जाते हैं और अशुद्धियां जो होती है वो क्या होती है, पानी की धारा के साथ बहकर निकल जाती है या फिर यहाँ पर एकत्रित होती है। यहाँ पर देखिए कि कम घनत्व वाली अशुद्धियां, तो अशुद्धियां जो है वो यहाँ पर होती है या फिर पानी की धारा के साथ बहकर क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो इस प्रकार से हम कार्बोनेट हो गया, ऑक्साइड हो गया और हेमेटाइट के अयस्क की सांद्रण इसी विधि के द्वारा ही करते हैं। किसके द्वारा, गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा। एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हम इस विधि में क्या करेंगे, हम अयस्क को बारीक पीसकर पानी की तेज धारा में प्रवाहित करेंगे और इसको हिलाएंगे। तो जो अयस्क के जो भारी कण होंगे वो तली में बैठते जाएंगे और अशुद्धियां जो होगी, जिनका घनत्व कम होगा, यहाँ पर एकत्रित होंगे या फिर पानी की धारा के साथ बहकर निकल जाएंगे। इस प्रकार से हम कार्बोनेट का हो गया, ऑक्साइड का हो गया, हेमेटाइट के अयस्क का सांद्रण भी इसी विधि द्वारा करते हैं। अब चलते हैं हम चुंबकीय पृथक्करण विधि, जिसकी सेकंड विधि है, उस ओर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं अयस्क सांद्रण की दूसरी विधि क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है। तो इस विधि का उपयोग जब अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होता है तब इस विधि का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अयस्क को बारीक पीसकर हम इसमें रबर पर चलने वाले बेल्ट पर यानी कन्वेयर बेल्ट पर क्या करते हैं, डालते हैं। ये हमने अयस्क को बारीक पीस लिया है। पीसने के बाद इस कन्वेयर बेल्ट यानी ये रबर पर चलने वाला एक कन्वेयर बेल्ट है, उस पर हम इसको डालते हैं। तो क्या होता है, अचुंबकीय जो पदार्थ है पट्टे के ऊर्ध्वाधर होते ही क्या होता है, गिरने लगता है। तो ये देख रहे हो कि हम अयस्क को बारीक पीस रहे हैं और इस कन्वेयर बेल्ट पर डालते हैं। तो ये जैसा ही ये पट्टा ऊर्ध्वाधर होता है तो ये अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, नीचे गिरने लगता है। और चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, इस पर तब तक चिपके रहता है जब तक कि इसका चुंबकीय प्रभाव खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये क्या होता है, चिपके रहता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, दो ढेर प्राप्त होता है, एक तो अचुंबकीय पदार्थ का और दूसरा चुंबकीय पदार्थ का। तो देखिए एक बार और कि चुंबकीय पृथक्करण विधि में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अयस्क को बारीक पीसकर कन्वेयर बेल्ट में यानी इस रबर के पट्टे पर चलने वाले पट्टे यानी कन्वेयर बेल्ट में डाला जाता है। और जैसे ही ये आपका पट्टा जो है वो ऊर्ध्वाधर
होगा तो अचुंबकीय पदार्थ क्या होगा, गिरने लगेगा और चुंबकीय पदार्थ तब तक चिपका रहता है जब तक कि इसका चुंबकीय प्रभाव खत्म ना हो जाए। तो इस प्रकार से हमारा दो ढेर प्राप्त होता है, एक आपका अचुंबकीय पदार्थ का जो पट्टे के ऊर्ध्वाधर होते ही गिर रहा है तो वो आपका अचुंबकीय पदार्थ है, और दूसरा जो ढेर है वो चुंबकीय पदार्थ का। तो इस प्रकार से टीन के अयस्क में जब चुंबकीय पदार्थ की अशुद्धियां होती है तो उसको क्या करते हैं, पृथक्करण करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तीसरा हम पढ़ेंगे झाग उत्प्लावन विधि। अयस्क सांद्रण की जो तीसरी विधि है वो क्या है, झाग उत्प्लावन विधि। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, झाग उत्प्लावन विधि का उपयोग हम सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए करते हैं। तो इस विधि में क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्क को बारीक पीसकर, यानी बारीक पिसे हुए सल्फाइड अयस्क में पाइन तेल और जल मिलाकर अधिक दाब पर वायु में प्रवाहित की जाती है यहाँ से। फिर उसके बाद वायु में प्रवाहित करने पर क्या होता है, झाग उत्पन्न होता है। तो यहाँ से हम प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर झाग उत्पन्न होगा, और सल्फाइड के अयस्क में क्या होगा, यानी सल्फाइड के जो कण होते हैं उनमें तेल की एक पतली परत, यानी तेल की एक परत बनती है, और उसमें परत बनने के कारण जो हवा के बुलबुले होते हैं, ये जो बुलबुले होते हैं वो सल्फाइड अयस्क के कणों में चिपक जाते हैं, जिसके कारण वो हल्के होकर क्या होते हैं, जो ऊपर की ओर यानी झाग की ओर क्या होते हैं, वो ऊपर उठने लगते हैं हल्के होने के कारण, और नीचे जो अशुद्धियां हैं, जो भी कंकड़ पत्थर मिट्टी, वो नीचे एकत्रित हो जाती है। तो एक बार और देखिए, ये आपका झाग है, ये वायु के बुलबुले हैं, और यहाँ पर जो दिखाई हल्का हल्का वो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पिसा हुआ बारीक अयस्क है। तो देखिए एक बार, झाग उत्प्लावन विधि मतलब इस विधि का उपयोग सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम सल्फाइड अयस्क को बारीक पीसकर पाइन तेल और जल मिलाकर वायु के अधिक दाब पर यहाँ से प्रवाहित करेंगे तो झाग उत्पन्न होगा, और फिर क्या होगा, जो अयस्क के कण होंगे उनमें तेल की एक परत बन जाती है, जिसके कारण क्या है, जो हवा के बुलबुले हैं वो उस पर चिपक जाते हैं, और हल्के होने के कारण, इसी कारण वो हल्के होने के कारण झाग की ओर ऊपर उठने लगते हैं, और नीचे यहाँ पर जो है वो अशुद्धियां क्या होती है, जो भी मिट्टी है, रेत है, कंकड़ पत्थर है, वो नीचे अशुद्धियां एकत्रित होने लगती है। तो ये तीन विधि हमने क्या पढ़ा, अयस्क के सांद्रण की सामान्य विधियां, जिसमें हमने तीन विधियों का अध्ययन किया है। सबसे पहले हमने गुरुत्व पृथक्करण विधि देखा है, दूसरे में चुंबकीय पृथक्करण विधि, और तीसरा क्या है, झाग उत्प्लावन विधि। आगे का टॉपिक की ओर चलते हैं, तो चलिए हम देखते हैं आगे का टॉपिक जो है वो क्या है, धातु का निष्कर्षण। तो धातु का निष्कर्षण, धातु की सक्रियता, यानी धातु का निष्कर्षण विधि धातु की सक्रियता और अयस्क की प्रकृति पर निर्भर करता है। आप सभी जानते भी होंगे या सुने होंगे, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि अधिक क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन यौगिकों को उनके तत्व के रूप में प्राप्त करना क्या होता है, कठिन होता है। और इन यौगिकों में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धन आयन और ऋण आयन पृथक होकर क्या होता है, कैथोड की ओर अपचयित होती है, और क्या होता है, हमें धातु प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। एल्यूमिनियम भी इसी विधि से प्राप्त होती है। ये तो हो गया अधिक क्रियाशील धातुओं की बात कर रहे हैं। अब मध्यम और निम्न क्रियाशील धातुओं को उनके ऑक्साइड या फिर सल्फाइड या कार्बोनेट, यानी मध्यम और कम क्रियाशील धातुओं को उनके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट को अयस्कों से रासायनिक अपचयन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा, रासायनिक अपचयन विधि के द्वारा प्राप्त हम कर सकते हैं। उसी प्रकार हम देखेंगे कम या फिर निम्न सक्रिय धातु जैसे पारा हो गया, तो पारा को उनके ऑक्साइड या सल्फाइड में केवल गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका धातु का निष्कर्षण।
अब हम देखते हैं आगे का जो पॉइंट है वो क्या है, धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। तो ये वाला जो टॉपिक है यानी धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तित करने की जो विधियां हैं वो किसमें, उसमें उपस्थित अशुद्धियों पर निर्भर करता है। यानी धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तित करने की जो विधियां हैं वो किसमें, उसमें उपस्थित अशुद्धियों पर निर्भर करता है। जब हम सांद्रित अयस्क यानी जो सांद्रित सल्फाइड अयस्क को हम क्या करते हैं, वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम तापक्रम तक गर्म किया जाता है तो यह विधि क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है, भर्जन, और इंग्लिश में इसको रोस्टिंग भी कहते हैं। तो ये क्या होती है, भर्जन कहलाती है। इस क्रिया में जो क्या होती है, अशुद्धियां होती है, उसमें जो अशुद्धियां उपस्थित होती है वो क्या हो जाती है, वाष्पित हो जाती है। और इस कारण क्या होता है, धातु के जो यौगिक में अपचयन की जो अपचयन में क्या हो जाती है, अपचयन जो है धातु के यौगिकों का अपचयन सरलता से हो जाता है। भर्जन जो है वो मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों में किया जाता है। किसमें किया जाता है, भर्जन जो है वो सल्फाइड अयस्कों में किया जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जिंक सल्फाइड जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम इसको इसके गलनांक से कम तापक्रम में गर्म करते हैं तो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड और प्राप्त होता है और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस मुक्त होता है। यहाँ पर जिंक सल्फाइड जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में इन दोनों को जब हम गर्म करते हैं उसके गलनांक से कम तापक्रम पर तो ये क्या प्राप्त होता है, इसको जब हम इन दोनों को गर्म कर रहे हैं जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, गैस मुक्त हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस। ये तो हो गया सांद्रित सल्फाइड अयस्क का वायु की उपस्थिति में जब हम उसको गर्म कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें, उसके गलनांक से कम तापक्रम पर, तो यह प्रक्रिया भर्जन कहला रही है। अब जब हम क्या कहेंगे, सांद्रित अयस्क को हम जब वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम तापक्रम पर गर्म करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। क्या कहलाती है, निस्तापन।